हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमएस गुजर एक बार फिर प्रगति क्लास 8 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में अब तक शुरू किया है संविधान वाला पार्ट, भारतीय राज्यव्यवस्था का जो पहला टॉपिक है। संविधान वाले पार्ट में हमने संविधान की परिभाषा, संविधान की विकास यात्रा, विश्व के संविधानों के बारे में प्रमुख तथ्य, विकास यात्रा को दो भागों में बांटा, भारतीय प्रयास और अंग्रेजी प्रयास। पिछली क्लास में हमने कैबिनेट मिशन योजना का भी जिक्र किया जो मार्च 1946 में भारत में भेजी गई है। अब हम आगे शुरू करते हैं संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुख्य रूप से आज हम एक तो संविधान सभा की जो समितियां उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और एक आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की। तो इस क्रम में हम आगे चले। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष अपन ने कल ही चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परंतु पूछा जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष, पूछेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो मित्रों ध्यान रहे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न आएगा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव को बेनेगल नरसिंह राव कहा जाता है। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान रखना दोस्तों, जो संविधान सभा थी उसमें महिला संख्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या तो 15 थी। संविधान सभा में राजस्थान से सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में राजस्थान से कुल 12 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था, परंतु संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। पिछली क्लास में भी अपन ने चर्चा की, संविधान सभा में कुल वकीलों की संख्या 12 थी। वकीलों की संख्या 12 और राजस्थान से सदस्य संख्या भी 12। वकीलों की संख्या 12 थी, पैसे से वकील थे। इसी कारण प्रसिद्ध विद्वान आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। ध्यान रखना मित्रों, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, अथक प्रयास किए संविधान सभा के समस्त सदस्यों ने, और इस दौरान लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ। पूछा जाएगा संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना था, तो ध्यान रखना संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, और महिला संख्या थी 15। संविधान सभा से राजस्थान की संख्या थी 12, और समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। और संविधान निर्माण में जो कुल खर्च आया दोस्तों वो था 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। ध्यान रखना, संविधान की अपन चर्चा करें तो बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम दृष्टि पटल पर आता है। हम क्लियर करें, जो बी.आर. अम्बेडकर हुए या भीमराव अम्बेडकर हुए, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का
प्रारूप बनाने वाली समिति। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी कारण B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जन्मदाता, जनक अथवा पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक, जन्मदाता या पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। दोस्तों हम इस क्रम में आगे चर्चा करेंगे। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कुल समितियां बढ़ाई गई और अलग अलग समितियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के इस समय में पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप प्रति क्लासेस के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। ध्यान रखना मित्रों, जो संविधान सभा की समितियां थी, बढ़ाई गई थी, हर एक आदमी को उसका अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम संविधान सभा की समितियों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। कौन कौन सी समितियां थी हम चर्चा करेंगे। सामने देखो, प्रारूप समिति। ध्यान रखना, ये पहली समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। मूल अधिकार समिति। दोस्तों संविधान सभा की समितियों की चर्चा हो रही है। पहली है प्रारूप समिति, दूसरी है मूल अधिकार समिति। नंबर 3 मूल अधिकार उप समिति। नंबर 4 झंडा समिति। नंबर 5 संघ संविधान समिति। नंबर 6 प्रांतीय समिति। 5 नंबर संघ संविधान समिति और 6वीं प्रांतीय समिति। नंबर 7 परामर्श समिति। नंबर 8 संचालन समिति। और दोस्तों नंबर 9 वित्त व स्टाफ समिति। कुल मिलाकर हम 9 समितियों की चर्चा कर रहे हैं। बता देता हूं संविधान सभा की जो समितियां थी, प्रारूप समिति, फिर मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति बनाई गई थी, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति या प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, संचालन समिति और वित्त व स्टाफ समिति। अब हम इनके अध्यक्षों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारूप समिति। पहले भी अपन ने चर्चा की है, ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण भी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इसी समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। मूल अधिकार समिति। दोस्तों ध्यान रखना, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनाए गए। मूल अधिकार उप समिति, इसकी जिम्मेदारी जे.बी. कृपलानी को सौंपी गई और साथ ही यह क्लियर करना है जे.बी. कृपलानी जी ही झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और झंडा समिति के अध्यक्ष भी जे.बी. कृपलानी।
संघ संविधान समिति की हम चर्चा करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति की जिम्मेदारी और संघ संविधान समिति की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। संचालन समिति, यह जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दोस्तों ध्यान रखना, संचालन समिति के साथ साथ ही वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना, कुल 9 समितियां मैंने आपको बताई है। एक बार अपन दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी। पहले ही बता दिया कि संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसी कारण अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। चूंकि हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मूल अधिकार समिति सरदार पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, झंडा समिति जेबी कृपलानी, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, परामर्श समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे वित्त व स्टाफ समिति के। ध्यान रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान। अभी तक हमने संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके बारे में चर्चा की है। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 के दिन हो गया। 24 जनवरी 1950 के दिन अंतिम बैठक आयोजित हुई संविधान सभा की और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू कर दिया गया। कई बार पूछा जाता है भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता, तो आपको ध्यान रहना चाहिए जी, हस्ताक्षर करता पूछेंगे प्रथम, तो प्रथम हस्ताक्षर करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान पर पहली बार हस्ताक्षर किए थे। या संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस टॉपिक में या इस क्रम में अब हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब हम चर्चा करेंगे संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों की हम बात करें तो ऐसे स्रोत या ऐसी चीजें जो हमने विदेशों के संविधानों से ग्रहण की हैं और ग्रहण करके भारतीय संविधान में उनको शामिल किया है, उन सब का उल्लेख हम संविधान के विदेशी स्रोतों में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों विदेशी स्रोत शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सी चीजें हमने विदेशों के संविधान से ग्रहण कर ली। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके हमारे संविधान का निर्माण किया था। जो भी चीज किसी देश के संविधान से अच्छी लगी उसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। परंतु जो चीजें विदेशों से नहीं ली गई वो कहां से ली गई, प्रश्न ये बढ़ता है। बड़ी बात ये है, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखना 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा कहा जाता है।
भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्यों? क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा था। दोस्तों ध्यान रहे, अंग्रेज सरकार ने या अंग्रेजों ने भारत में रहते हुए जितने भी अधिनियम पारित किए थे, उन अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इसी अधिनियम को कहा जाता है भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा। चूंकि अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली गई, अतः हम एक एक देश का अध्ययन करेंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं ब्रिटेन की, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से क्या किया। दोस्तों ध्यान रखना, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की, और पहला जो देश है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था, उन सब चीजों पर उल्लेख करना है, तो ध्यान रखना। दोस्तों पहली जो चीज थी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। नंबर 2, एकल नागरिकता। नंबर 3 है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। संसद में कानूनों का निर्माण कैसे होगा, वो चीज भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता क्या उदाहरण है ब्रिटेन से, और संसदीय शासन प्रणाली को भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। दोस्तों इस क्रम में हम बात करें नंबर 4, विधि का शासन। नंबर 5, सांसद विशेष अधिकार। 5वां है सांसद विशेष अधिकार। और नंबर 6, दोस्तों ध्यान रखना, 6वां मंत्रिमंडल का लोकसभा व विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ये सारी की सारी चीजें या उदाहरणें हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की हैं। दोस्तों हम चर्चा करेंगे एक एक पर, विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली, नंबर 2 एकल नागरिकता, नंबर 3 संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, नंबर 4 विधि का शासन, नंबर 5 सांसद विशेष अधिकार, और नंबर 6 मंत्रिमंडल का लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले है संसदीय शासन प्रणाली। पूर्व विश्व में अनेक राजनीतिक प्रणाली या अनेक शासन प्रणाली संचालित हैं, इनमें एक प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि इसमें 2 कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका दोस्तों और एक वास्तविक कार्यपालिका। अपने यहां भी ऐसा ही है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की है, परंतु उनका वास्तविक उपभोग प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। इसके अलावा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है दोस्तों, जैसे अमेरिका में है, वहां केवल एक ही कार्यपालिका है, वही है वास्तविक, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति।
तो नाममात्र की और वास्तविक दो कार्यपालिकाएं होती है संसदीय शासन प्रणाली में, और इस संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली का सबसे उत्तम उदाहरण है ब्रिटेन। इसी कारण ब्रिटेन को संसदों की जन्मभूमि कहा जाता है। इस क्रम में हम बात करें नंबर 2, एकल नागरिकता। दोस्तों नेशनलिटी, और नेशनलिटी में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ही भारत में रहने वाला हर आदमी अपनी जाति, धर्म, राज्य, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर सबसे पहले वो भारतीय है, इंडियन है, उसकी नेशनलिटी इंडियन अथवा भारतीय है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया गया है, यहाँ रहने वाला हर आदमी भारतीय है। इसी कारण एकल नागरिकता की अवधारणा को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण कर लिया। मित्रों ध्यान रखना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां अमेरिकी संघ की नागरिकता अलग और अमेरिकी कैंटीन की नागरिकता अलग है, बल्कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हमारे देश में रहने वाला हर आदमी भारतीय है, जो इस अवधारणा को प्रतिफुल करता है कि नागरिकता कैसी है, एकल। और एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया है, ब्रिटेन से। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद में कानूनों का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ले लिया तो उसमें कानून कैसे बनेंगे। इस प्रणाली को भी हमने कहां से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। दोस्तों वैसे तो अपना अगला टॉपिक होगा संसद। संसद के 3 भाग हैं या 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। कानूनों का निर्माण कैसे होता है, कोई भी बिल मान लो पहले लोकसभा में या फिर पहले राज्यसभा में जाएगा, दोनों सदनों से जब कोई बिल या विधेयक पारित हो जाएगा तो स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और जो ही राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, संबंधित बिल कानून का रूप धारण कर लेगा। तो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया की जो अवधारणा थी वो भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का शासन, कानून का शासन, सीधा अर्थ है कि विधि के सामने या कानून के सामने सब समान है, विधि सर्वोपरि है। विधि का अर्थ भारतीय संविधान है, और संविधान के नियमों को आधार बनाकर ही हमारे देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो विधि का शासन या विधि की अवधारणा वाला सिद्धांत हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। सांसद विशेष अधिकार, दोस्तों सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। एक सांसद को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, कुछ विशेष फंड दिया जाता है ताकि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर विकास कार्य कर सके, अपनी उन विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सके, जिन्हें क्या कहा जाता है, सांसद विशेष अधिकार। और यह अवधारणा भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। हम बात करें मंत्रिमंडल का लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व। केंद्र में लोकसभा होती है जिसके सदस्य डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है, और राज्यों में विधानसभा होती है जिसके सदस्य भी डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है। केंद्र में लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है दोस्तों, और राज्यों में विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी टीम बनाते हैं जिसे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद कहा जाता है। जब तक संबंधित पार्टी को लोकसभा में और संबंधित पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक वो प्रधानमंत्री और मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु लोकसभा या विधानसभा में बहुमत नहीं होने की स्थिति में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। इसी अवधारणा को कहा गया है मंत्रिमंडल का लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व, और इस अवधारणा को भी हमने कहां से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। ध्यान रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा 1935 के भारत शासन अधिनियम का, और भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा कहा जाता है। एक एक देश पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला देश है ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली ली है वहीं से एकल नागरिकता को चुराया है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को भी वहीं से लिया गया है, विधि का शासन भी ब्रिटेन से ही है, सांसदों का विशेष अधिकार और मंत्रिमंडल का लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी चीजें, ये सारी अवधारणाएं हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। दोस्तों ध्यान रहे, एक एक देश पे चर्चा करनी है, क्योंकि हमने अभी तक ब्रिटेन पे चर्चा की है।
अगला हमारा देश है वो है अमेरिका। पहले भी बता चुका हूं, अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसने अपना लिखित संविधान बनाया, या दूसरे शब्दों में हम बात करें प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही था। इस कारण अमेरिकी संविधान ने, अमेरिकी जो संविधान था उसने विश्व के अन्य देशों को काफी प्रभावित किया। भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का क्या प्रभाव पड़ा, उन बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो दूसरा जो देश है वो है अमेरिका। दोस्तों समझना, अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका से लिए गए तथ्यों की, कि अमेरिका से कौन कौन से तथ्य लिए गए। नंबर 1, संघात्मक व्यवस्था। नंबर 1 है संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक प्रणाली। नंबर 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। नंबर 3, मूल अधिकार। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद और संघात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था। नंबर 4, चार नंबर जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता, कि हर हाल में हमारा संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। नंबर 5, दोस्तों ध्यान रखना, नंबर 5 है न्यायिक पुनरावलोकन। एक एक पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की जो अवधारणा थी वो भी अमेरिकी संविधान से ही हमारे संविधान में ग्रहण की गई। हम भारत के लोग सब, ये जो स्लोगन है हम भारत के लोग सब, ये स्लोगन हमने अमेरिकी संविधान से ही चुराया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका से कौन कौन से तथ्य लिए गए हैं उन सब की। नंबर 1 संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था। नंबर 2 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। नंबर 3 मूल अधिकार। नंबर 4 संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 5 है न्यायिक पुनरावलोकन। नंबर 6 है महाभियोग की प्रक्रिया। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका और हम भारत के लोग सब। अब हमें एक एक चीज पे चर्चा करनी। सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के एक संघ बनाते हैं, जिस संघ का नाम है भारत संघ। संघात्मक शासन व्यवस्था में दो कंडीशन होती है, दो शर्तें होती है। नंबर 1 कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, और नंबर 2 कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश विदेशी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अतः भारत राज्यों का संघ है, इस कारण संघात्मक व्यवस्था को अपने कहां से लिया है? अमेरिका से। नंबर 2 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका है। हमारा राष्ट्रपति नाम मात्र का है, परंतु हमने जो पद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसकी अवधारणा को अमेरिकी संविधान से ही ग्रहण किया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका से लिए, इनका उल्लेख
भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या थी 7 और वर्तमान में उनकी संख्या है 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति रखने के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अतः संख्या वर्तमान में है 6। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान हर हाल में सर्वोच्च है और इस अवधारणा को हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। वो सरकारों से ऊपर है, किसी भी पद से ऊपर है, हर चीज से ऊपर संविधान है, हर संस्था से ऊपर संविधान है, हर चीज का औचित्य, हर संस्था का औचित्य, हर पद का औचित्य संविधान से है। इस कारण संविधान हर हाल में सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता की जो अवधारणा है वो भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से ग्रहण है और इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में। संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन को शामिल किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा क्या है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये सरकार के तीनों अंग हैं और तीनों एक होकर के कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून अगर संविधान सम्मत नहीं है तो भारत की न्यायपालिका उन कानूनों को पूर्णतः रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को हमने अमेरिका से ग्रहण किया है, ये संवैधानिक है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में है। महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों महाभियोग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही लगता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति, राज्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, पर ध्यान रहे महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही लगेगा और महाभियोग संसद में लगेगा। और इस महाभियोग की प्रक्रिया की अवधारणा को हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। नंबर 6, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका जिस देश की स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, कामना करता हूं कि उस देश के लोग भी उससे ज्यादा खुशी होंगे, सुखी होंगे, क्योंकि न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है, नहीं तो अच्छे न्याय की कामना नहीं की जा सकती है। तो इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए और अमेरिकी संविधान से इस अवधारणा को शामिल किया है। दोस्तों ध्यान रखना, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग, और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा था हम अमेरिका के लोग। अतः हमने ये स्लोगन अमेरिकी संविधान से लिया और कर दिया यहाँ पर हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। अगर पूछे संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा, तो रूपरेखा भी उत्तर होगा अमेरिका, और सीधा पूछे हम भारत के लोग शब्द तो भी उत्तर होगा अमेरिका। दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं नंबर 9, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। कमांडर भी बोल सकते हैं, सेनापति को कमांडर बोलते हैं। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा या सर्वोच्च कमांडर होगा। इस अवधारणा को भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। भारत की तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह हैं, न कि प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह। पर ध्यान रखना दोस्तों, यही अगर थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए कि भारत की तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, भारत की तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री। हम पढ़ रहे संविधान के विदेशी स्रोत।
सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में चर्चा की और अब चर्चा कर रहे हैं अमेरिका की। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था को अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा मूल अधिकार है, फिर संविधान की सर्वोच्चता है, हर हाल में संविधान ही सर्वोच्च है, किसी संस्था या पद से ऊपर है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो संविधान के अनुच्छेद 13 में है, और महाभियोग की प्रक्रिया। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। हम भारत के लोक शब्द हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और नभ राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह हैं। सेनापति या कमांडर होगा। इस अवधारणा को भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। दोस्तों, पूछा जाए भारत की तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, तो उसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोतों में हमने दो देश आज पढ़े हैं, ब्रिटेन और अमेरिका। और इसी क्रम में हम आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।